नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। क्राइम कंट्रोल के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। मुजफ्फरनगर में सेल्समैन पर हमला किया जाता है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता को निशाने पर लिया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात। गोलीकांड का लाइव फुटेज। पेट्रोल पंप पर दिल दहलाने वाली तस्वीर। तीसरी आंख में कैद हमले का वीडियो। बीस सेकंड के वीडियो का खूनी राज। कैमरे में कैद हुआ हमलावर। मुजफ्फरनगर में तीसरी आंख में वो तस्वीर कैद हुई है जो बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बुढ़ाना कोतवाली के इसी पेट्रोल पंप पर ये दो बाइक सवार गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आते हैं और चंद सेकंड में सेल्समैन के साथ विवाद होने पर पहले मारपीट करते हैं और फिर गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में बाइक सवार वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं और पूरी वारदात पंप पर लगे कैमरे में कैद हो जाती है। ये सेलमैन तेल डाल रहा था जी। तेल डालने के बाद में 100 रुपये का तेल लिया उन्होंने। 100 रुपये का तेल लेने के बाद में फिर उसको कहा अंदर चलो। अंदर चलने के बाद में उसको गोली मार दी। अच्छा, कितने बदमाश थे? 2 बदमाश थे। मुंह बांध रखा था, डर के रखा था। अच्छा, लूट भी की गई है सीसीटीवी में? लूट का तो बाद में पता लगा। अभी तो सेलमैन वो मेरा अंदर है। गोली लगने के बाद सेल्समैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। लेकिन पुलिस अभी तक बाइक सवारों का पता नहीं लगा पाई है और जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। तो हम वहां गए तो जिसकी गोली लगी हुई थी वो उसने बताया कि जी 100 रुपये का तेल डलवाया था और 100 रुपये के पैसे देने के पीछे विवाद हुआ है। बोले कि अंदर चल, बाकी विवाद होने पे उसकी गोली मार दी। मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया बाइक का, और वो किधर गए क्या गए ये नहीं बता पाया। वहीं गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी और उनकी बेटी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में देखिए कैसे दिशांत की कार पहले आकर रुकती है। परिवार के लोग पहले उतरकर अंदर जाते हैं, फिर दिशांत उतरकर जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से आई कार से कुछ लोग उतरते हैं, जिसमें लाल टी शर्ट पहने इस शख्स के हाथ में तमंचा भी है। जिसके बाद एक शख्स दिशांत पर हमला कर देता है और हमलावर चंद सेकंड में ही कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद की ये घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं। देखना होगा पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है और आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में मारपीट की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जहां कासगंज में बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक निकल आए, तो वहीं प्रयागराज में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दरअसल कासगंज में मामूली बच्चों के विवाद में होमगार्ड भाइयों की गुंडई देखने को मिली, जहां दोनों भाइयों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें महिला और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। गांव के ही रहने वाले नरेश और महेश और उसके परिजनों ने दूसरे पक्ष की महिला पद्मा के परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों, सरिया और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी होमगार्ड नरेश और महेश दोनों सगे भाई हैं और थाना सिटपुरा में तैनात हैं। अधिकारियों ने वीडियो सामने आने के बाद होमगार्ड के खिलाफ होमगार्ड कमांडेंट को रिपोर्ट देकर
कार्रवाई कराने की बात कही है। अभी हमने भी देखा इस वीडियो को और इसके संबंध में मेरे द्वारा थाने पे जानकारी की गई है। कलान गांव का है, थाना सुरपुरा में, वहाँ पे है, वहाँ का वीडियो है ये। इसमें थाने के 2 होमगार्ड भी इसमें लिप्त बताए गए हैं, तो उसमें मुकदमा लिख के मेरे द्वारा होमगार्डों के खिलाफ जो है संबंधित डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को इनके विरुद्ध रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसमें कार्रवाई होगी। वहीं प्रयागराज में भी आबादी के विवाद को लेकर लोगों ने परिवार की एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला को लोग बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। महिला बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। दरअसल नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुनव्वर गांव में अशोक कुमार का उनके भाई के साथ आबादी को लेकर पुराना विवाद है। अशोक की पत्नी गुड्डी देवी और उनकी 2 बेटियां और उनका बेटा सोम जमीन के विवाद को लेकर अपनी चाची की बेरहमी से पिटाई करते देखे गए। पुलिस ने मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है, तो इसमें पुलिस इसकी जांच करके इसमें मुकदमा कायम करके उचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। कोरोना काल में छोटे छोटे पारिवारिक विवाद बड़ा रूप लेते जा रहे हैं और आए दिन पुलिस की घटनाएं सवालों का विषय बन गई है। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ कासगंज से अर्जेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस की गाड़ियां जब गांव में पहुंचती हैं तो अपराधी भाग चुका होता है। कानपुर देहात में आज जब पुलिस की गाड़ियां भोगनीपुर गांव में पहुंची तो लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद गांव के बाहर वाले कुएं के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर कुएं से एक लाश निकाली जाती है। यह लाश ब्रजेश की है, वही ब्रजेश जो 16 जुलाई से लापता था। पिछले कुछ दिनों में कानपुर अपराध के हब के तौर पर उभरा है। सबसे पहले विकास दुबे कांड, फिर संजीत यादव का अपहरण और हत्या और अब ब्रजेश पाल की भी अपहरण और हत्या ने एक बार फिर से कानून के इकबाल को चुनौती दी है। मामला कानपुर देहात के भोगिनीपुर का है, जहां ब्रजेश पाल नाम के लड़के को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। घर से जब बेटा लापता हुआ तो परिजनों को चिंता हुई, लिहाजा पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई, जिसके बाद यूपी की पुलिस ब्रजेश की तलाश में जुट गई। पुलिस को ब्रजेश का पता तो नहीं मिला, लेकिन गांव से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश जरूर मिल गई। 16 तारीख को अपहृत हुआ ब्रजेश पाल का शव यहाँ कुएं से मिला है और ये पीछे शव पड़ा हुआ है। जो पूछताछ में इसके दोस्त ने बताया था कि पहले उसने इसका अपहरण किया था और उसके बाद इसकी गर्दन काट के नृशंस हत्या करने के बाद इस कुएं में शव को फेंक दिया था। फिलहाल ये शव बरामद हो गया है। मौके पर कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं और घर वाले भी हैं। बेटे का शव मिला तो घर वालों के ऊपर मानो पहाड़ ही टूट गया। ब्रजेश के परिजन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। गांव के बाहर जिस कुएं में ब्रजेश का शव फेंका गया था, वहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ब्रजेश पाल का शव मिलने के बाद अब शिनाख्त हो गई है, उसके परिजनों ने शिनाख्त कर दी है। हमारे साथ में उसके परिजन हैं, ये शव की शिनाख्त हो गई है। आप लोगों को पक्का है ब्रजेश का शव है? देख लिया? क्या लग रहा है पुलिस ने लापरवाही की है आप लोगों से? लापरवाही नहीं, पुलिस ने लापरवाही है ये बताइए। परिजनों का देखिए पूरा ये परिजन है ब्रजेश पाल के, जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से लापरवाह पुलिस ने ब्रजेश की हत्या को करवा दिया है। पूरी तरीके से यहाँ लापरवाही बरती आई। जिन आरोपियों ने ब्रजेश पाल को अगवा किया था वो उसके दोस्त बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है, जिसने बताया कि उन्होंने पहले ब्रजेश को बेहोश किया और फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। 16/17 की रात में रात के लगभग 2 बजे सुबोध ब्रजेश के पास आता है और उसको मैसेज करके बुलाता है कि आओ आज बैठ के यहाँ पार्टी करते हैं। ये अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी में बैठ के दोनों लोग वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक अलग से निकाल लेता है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसने पहले से नींद की दवाई मिलाई हुई थी। पुलिस की थ्योरी ये है कि आरोपी सुबोध ने पहले ब्रजेश की हत्या की, फिर लाश को कुएं में फेंका और उसके बाद परिवार वालों से फिरौती मांगी गई। न्यूज 18 के लिए कानपुर देहात से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमरोहा से। 11वीं के छात्र के लापता मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिल्क बिकनी गांव से लापता हुए छात्र का शव गांव के पास से ही जंगल में बरामद किया गया है। पिछले 26 घंटे से यह छात्र लापता था। जानकारी के मुताबिक छात्र के दोस्त ने ही छात्र की हत्या की है।
गला घोटकर छात्र की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस अगर समय से मामले को संज्ञान लेती तो उनका लड़का जिंदा होता। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से पूरे प्रदेश में अपहरण के बाद 4 हत्याएं हो चुकी हैं और यहां पर यह बड़ी खबर अमरोहा से लापता छात्र की हत्या हो चुकी है। 11वीं का एक छात्र पिछले 26 घंटे से लापता था और पुलिस पर यहां पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। करेंगे सभी बताएंगे। बोले नहीं अब तो घर जाओ, अब सुबह की बात। अब बॉडी कैसे मिली? बच्चे ने बरामद कराई जाके मौके पे? उसी बच्चे ने बरामद कराई है बॉडी। क्यों सा बच्चा रात 8 बजे से उसमें थाने में बैठा। तो क्या गला घोट की हत्या की? गला घोट की हत्या की, तार से करिए, डंडे की चोट है चेहरे पे। अच्छा, क्या पुलिस समय से अगर संज्ञान अगर पुलिस संज्ञान लेती तो हमारा लोड़ा जिंदा होता। अगर पुलिस रात संज्ञान लेती तो हमारा लोड़ा हो सकता है जिंदा होता। पुलिस ने लापरवाही की। पुलिस ने, शर्मा दरोगा ने लापरवाही करी है। शर्मा दरोगा ने पैसा खाया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। अपहरण फिरौती के मामले को लेकर डीजीपी मुख्यालय नींद से जागा है। सीनियर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। अपहरण की सूचना पर जिला पुलिस तुरंत बनाए टीम। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। ऋषभ, ये ताबड़तोड़ वारदातें कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी और अब जाकर के यहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है। अनुपम, देखिए, कानपुर नगर का मामला हो, कानपुर देहात का मामला हो, गोंडा का मामला हो, जहां पर 2 जगह पकड़ मार दी गई। गोंडा से बच्चे की सकुशल बरामदगी हो गई। उसके बाद अब डीजीपी मुख्यालय जागा है। डीजीपी एचसी अवस्थी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसा कोई भी मामला सामने आता है अपहरण और फिरौती का तो सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटरिंग करेंगे। जो सबसे यही टेक होम मैसेज है इस सर्कुलर का, इस आदेश का, कि सीनियर अधिकारी तुरंत उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उनके दिशा निर्देश, उनकी समीक्षा, उनकी निगरानी में पुलिस की सारी कार्रवाई होगी। कानपुर नगर का जो मामला है उसमें साबित हो गया है कि वहां पर सीनियर अधिकारी उस अपहरण फिरौती मामले में इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे और वही आज कानपुर देहात के मामले में भी साबित हुआ है। गोंडा में पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई थी तो बच्चा बरामद हो गया, लेकिन गोरखपुर में भी वही गलती हुई। तो आज डीजीपी ऑफिस जागा है और ये निर्देश दिए गए हैं कि सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, टीम बनाएंगे, जरूरत होगी तो एसटीएफ को इन्वॉल्व करेंगे और आरोपी जब गिरफ्तार होते हैं तो कोर्ट में मजबूती के साथ नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के साथ सजा दिलवाई जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो डीजीपी ने सभी अधिकारियों को यहां पर निर्देश जारी किए हैं। ब्रेक के बाद क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। रुद्रपुर में सीपीयू की दरिद्रगी के मामले की खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई, जिसका महाअसर हुआ है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने इस पर रिपोर्ट मांगी और मामले पर गंभीरता से जानकारी ली गई है। अब सीपीयू का मामला बेहद गंभीर हो गया है और केस पीएमओ तक पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो मामले में जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआत में खानापूर्ति करने की कोशिश की, उसके बाद जब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए, तब जाकर अफसरों की नींद टूटी और उसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिसकर्मियों पर एक्शन की बात सामने आई। खुद एसएसपी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि हम दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और उनको सस्पेंड किया गया। न्यूज 18 की खबर का महाअसर हुआ और उसके बाद जाकर के सियासी सरगर्मियां इस पूरे मसले पर देखने को दिन भर मिली, जिसके बाद पीएमओ ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया है और माना जा रहा है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों पर और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।